बच्चों, आज का हमारा पाठ है लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। सबसे पहले लेखक का परिचय पढ़ते हैं। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोज़पुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु 1976 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया था। और ये भगत सिंह सुखदेव वही महान क्रांतिकारी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो क्रांतिकारी संग्राम की से जुड़ चुके थे। और इस क्रांति का चेतना का जो स्वर है आपको इनकी कहानियों में भी देखने को मिलता है। मृत्यु 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। आम आदमी से संबंधित समस्याएं उठाई गई हैं। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं, आधुनिक लेखक हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाद दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्थी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। मतलब जो कहानियाँ या उपन्यास इन्होंने लिखा है, भाषा में बहुत ज़्यादा बनावटीपन नहीं है। बहुत ही स्वाभाविक रूप से बड़े ही सरल सहज शब्दों का प्रयोग किया है, भले ही वह शब्द किसी अन्य भाषा से क्यों न लिए गए हैं। जैसे प्रस्तुत कहानी में आप देखेंगे कि उर्दू के बहुत सारे शब्दों का वर्णन है। ठीक है, तो ये डे टू डे लाइफ में यूज़ किए जाने वाले वर्ड हैं। तो इन्होंने बहुत कठिन हिंदी ना लिखने के बजाय आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। विषय प्रवेश पर आते हैं। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। देखो, मुख्य उद्देश्य क्या था इस पाठ को लिखने का। यशपाल एज अ राइटर ये सिद्ध करना चाहते थे कि बिना कथ्य के, मतलब बिना किसी विषय वस्तु की कहानी नहीं लिखी जा सकती। अगर विषय वस्तु होगी तो ही कहानी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना कोई विषय वस्तु के, बिना किसी पात्र के, बिना किसी चरित्र के कहानी लिखी जाए। कहानी में इन सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही उन्होंने उस सामंती वर्ग पर भी कटाक्ष किया जो कैपिटलिस्ट हैं, पतनशील कैपिटलिस्ट। मतलब जैसे यहाँ पर एक नवाब साहब का वर्णन है। पतनशील मतलब जो पतन की ओर अग्रसर हो। नवाब साहब पतन की ओर कैसे अग्रसर थे? नवाबी छिन गई थी, लेकिन जो नवाब होने के नखरे हैं, जो नवाब होने की नज़ाकतें हैं, वो तो समाप्त होंगी नहीं, क्योंकि जीवन पर्यंत उनकी आदत पड़ चुकी है। तो ऐसे जो लोग हैं ये एक अलग सी बनावटी जीवन शैली जीते हैं। इनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही आर्टिफिशियल होती है। ज़बरदस्ती के रूल्स रेगुलेशंस अपनी लाइफ पर उन्होंने थोपे होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो आम लोगों के जीवन से बहुत दूर हैं। तो यहाँ पर दो तथ्य लेकर यशपाल जी चले हैं। पहला कि जो पतनशील सामंती समाज है वो वास्तविकता से दूर है, अपनी ही बनावटी जीवन शैली में व्यस्त है। और दूसरा ये कि बिना किसी पात्र विषय वस्तु के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। ये आधुनिकतम लेखकों पर कटाक्ष हैं जो बिना कुछ सोचे समझे कहानी गढ़ देते हैं। ठीक है,
पाठ की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कई उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनके अर्थ हम साथ साथ बताते चलेंगे। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अपने विषय में लेखक बता रहे हैं, एक ट्रेन का जिक्र कर रहे हैं, ट्रेन का वर्णन है। ट्रेन का सेकंड क्लास का डिब्बा है, पैसेंजर ट्रेन है। मुफस्सिल का अर्थ होता है कि जो आसपास के, एक तो मेन सेंटर होता है, सेंट्रल होता है, उसके आसपास के जो छोटे मोटे स्थान होते हैं उनको मुफस्सिल कहा जाता है। तो पैसेंजर ट्रेन कैसी होती है, हर छोटे छोटे स्टॉपेज पे रुकती है। तो उसी तरह की एक पैसेंजर ट्रेन में लेखक बैठ गए। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए अधिक दाम लगते हैं। अब सेकंड क्लास का टिकट लिया था, थोड़ा सा महंगा होता है सेकंड क्लास। कह रहे दूर तो जाना नहीं था, पास में ही जाना था। भीड़ से बचना एक उद्देश्य था और एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने, एकांत में नई कहानी कुछ लिखना चाह रहे होंगे तो उसके विषय में सोच सकने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया था। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, मार्क करो। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेखक के द्वारा सेकंड क्लास का टिकट लिए जाने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो इसमें आप आंसर लिखोगे, नंबर 1 भीड़ से बचना, नई कहानी, नंबर 2 नई कहानी के विषय में सोचना, और नंबर 3 खिड़की से बाहर प्राकृतिक दृश्य देख सकना। ठीक है। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर ज़रा दौड़कर उसमें चढ़ गए। जब पहुँचे स्टेशन तो गाड़ी छूटने वाली थी। सेकंड क्लास का एक डिब्बा था, उन्होंने सोचा ये खाली है, थोड़ा सा दौड़े और उस पर चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अनुमान के प्रतिकूल मतलब जैसा उन्होंने सोचा था उसके प्रतिकूल हो गया, विपरीत हो गया। क्या सोचा था कि जो डिब्बा है वो खाली होगा, लेकिन वह निर्जन नहीं था। निर्जन मतलब जहाँ एक भी व्यक्ति न हो, तो वहाँ पर लोग थे। निर्जन नहीं था मतलब वहाँ पर लोग थे। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। एक सामने वाली बर्थ थी, वहीं पर उन सज्जन को देखकर, उनकी वेशभूषा को देखकर लग रहा था कि वो नवाबी नस्ल मतलब कोई नवाब रहे हैं। सफ़ेद पोश सज्जन थे, जैसे वाइट कॉलर्ड लोग नहीं, बड़े डेलिकेट से होते हैं, उस तरह से वो सज्जन, उनकी पर्सनालिटी को देखकर लग रहा था। और वे अपनी ही कंफर्ट के अकॉर्डिंग पालथी मारकर बैठे हुए थे बर्थ में। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। एक तौलिया रखा था, उस पर खीरे रखे थे और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ताज़े हैं, उनको देखने से ऐसा लग रहा था। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से मतलब लेखक जो थे वो दौड़कर चढ़े थे डिब्बे में, तो सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न, वो जो सज्जन बैठे थे मतलब जो नवाब साहब जैसे लग रहे थे, ऐसा लगा कि उनके एकांत चिंतन में मतलब अकेले बैठकर जो वो सोच विचार कर रहे थे उसमें विघ्न पड़ गया, कुछ बाधा आ गई। किसके आने से? लेखक के आने से। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। लेखक को ऐसा लगा कि हो सकता है ये भी कोई लेखक हो और अपनी नई कहानी के विषय में सोचने के लिए एकांत चाह रहे हों, या हीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक रखते हों। अपदार्थ मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना हो। भाई हीरा जो है बड़ी साधारण चीज़ है। तो लेखक को 2 कारण लगे। नवाब साहब को शायद उनका आना अच्छा नहीं लगा, उनकी हाव भाव से यही लग रहा था
तो लेखक ने सोचा कि हो सकता है कि ये जो साहब बैठे हैं, ये कोई लेखक हो और एकांत में कहानी के विषय में सोचना चाह रहे हों, या हो सकता है कि ये खीरा खाना चाह रहे हों और किसी के सामने न खा सकते हों। खीरे जैसी साधारण चीज़ की लोग क्या कहेंगे, नवाब साहब होकर, इतने ख़ानदानी रईस होकर खीरे जैसी साधारण चीज़ खा रहे हैं। तो लेखक ने ये 2 कारण अनुमान किए कि जिनके कारण उन सज्जन को लेखक का आना पसंद नहीं आया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, मतलब संगति मतलब साथ के लिए। भाई जैसे कोई आता है, हम लोग भी ट्रेन से आते जाते हैं, तो जो भी आस पड़ोस में लोग बैठे होते हैं मुस्कुरा कर उनसे उनका परिचय पूछते हैं, अपना परिचय देते हैं। नहीं भी पूछते हैं तो एक हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है बहुत पॉजिटिव होती है, क्योंकि हमें उन्हीं के साथ रास्ता तय करना होता है। लेकिन जो नवाब साहब थे, इन्होंने साथ के लिए, मतलब लेखक के परिचय के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा लीं। भाई लेखक भी कह रहे हैं कि हमारा भी आत्मसम्मान था, हमारा भी सेल्फ रिस्पेक्ट था। जब वो नहीं बोले तो हम क्यों बोलते। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। कहते हैं हमारी तो आदत है कि खाली बैठकर बहुत सारी कल्पनाएं करते रहते हैं। नवाब साहब की असुविधा और असंकोच के कारणों का अनुमान करने लगे। तो हमें एक नया विषय मिल गया कि नवाब साहब इतने अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रहे हैं मेरे साथ। तो चलो इसी विषय में सोचते हैं। अब क्या सोचने लगे, देखो। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट लिया हो। पहला अनुमान क्या लगाया लेखक ने कि हो सकता है नवाब साहब अकेले हैं, अकेले यात्रा करना होगा। किफ़ायत के विचार से, किफ़ायत मतलब बचत के, सोचा कि थोड़ी बचत कर ली जाए और फर्स्ट क्लास की जगह उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया। और अब गवारा ना हो, होता है ना कभी कभी हम लोग कुछ बचत करने के चक्कर में कुछ सस्ती चीज़ें खरीद लेते हैं और फिर हमें खुद ही गवारा नहीं होती कि हमने ये क्यों खरीद लिया। तो लेखक अनुमान कर रहे हैं कि हो सकता है कि नवाब साहब को भी अकेले यात्रा करनी थी, बचत की दृष्टि से उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया हो, फर्स्ट क्लास का ना लिया हो, और अब वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं सेकंड क्लास में। कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे के में सफ़र करता देखे, और उनको ये अच्छा भी नहीं लग रहा है कि कोई सभ्य व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति उनको इस सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा करते देख रहा हो। तो वो इन सब चीज़ों से बहुत असुविधा महसूस कर रहे हैं। ये पहला अनुमान था जो लेखक ने उनके विषय में लगाया। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। कह रहे अकेले थे तो हो सकता है कि अकेले सफ़र कैसे कटेगा, कुछ खाना पीने का मन हो तो इन्होंने कुछ खीरे खरीद लिए हों। और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, ये दूसरा अनुमान था। पहला अनुमान कि किफ़ायत की दृष्टि से, बचत की दृष्टि से उन्होंने फ़र्स्ट क्लास का टिकट ना लेकर सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। और दूसरा अनुमान क्या लगाया लेखक ने कि टाइम पास के लिए उन्होंने खीरे खरीद लिए होंगे, लेकिन अब कोई व्यक्ति उनके सामने आकर बैठा है तो उनको उस साधारण से खीरे को खाने में संकोच का अनुभव हो रहा है। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। कह रहे हैं कि चूँकि नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया था, तो हम भी उनको सामने से तो नहीं देख रहे थे, कनखियों से मतलब आँखों के कोनों से, तिरछी नज़रों से देख रहे थे। और क्या देख रहे थे कि नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहे हैं। ओह! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज़, जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। चलिए, अब नवाब साहब ने अपनी तरफ से शुरुआत की। आदाब अर्ज़ मतलब नमस्ते। खीरे का शौक़ फरमाएंगे कि क्या आप खीरा खाएंगे। ये थोड़ी सी नज़ाकत भरी भाषा है नवाबों की। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक को लगा कि सहसा मतलब अचानक, ये अचानक ये भाव परिवर्तन कैसे हो गया नवाब साहब में। अभी तक तो ये बोल नहीं रहे थे और अब हमें खीरे का ऑफ़र दे रहे हैं। तो लेखक को ये जो अचानक उनका
व्यवहार परिवर्तित हुआ ना, ये अच्छा नहीं लगा। भांप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। लेखक को लगा कि चूँकि स्वयं को वो नवाब समझते थे तो शराफत दिखाना उनका फ़र्ज़ था, तो उस शराफत को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक फॉर्मेलिटी की लेखक से ये पूछकर कि क्या वो भी खीरा खाना पसंद करेंगे। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाए। लेखक ने क्या जवाब दिया? धन्यवाद, आप ही खीरे को खाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। देखो खीरे कैसे खाए जा रहे हैं, इसका वर्णन देखना। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते हैं। अब ये खीरा कैसे सजाया जा रहा है इस पर गौर फरमाइए कि पहले तो लोटा लिया, खीरों को खिड़की से बाहर हाथ निकाल कर धोया, तौलिए से फिर खीरे पोंछे गए और फिर जेब से चाकू निकाला गया। दोनों खीरों के सिरे जो थे वो काटे गए, गोद कर मतलब रगड़ कर। पहले उसमें कुछ डॉट डॉट बना देते हैं चाकू से खीरे में, फिर उसको रगड़ देते हैं तो एक वाइट कलर का झाग सा निकलता है ना। फिर खीरों को बहुत एहतियात मतलब सावधानी से छीला और फाँकों को करीने से मतलब बहुत ही सलीके से सजावट के साथ तौलियों पर सजाया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए ज़ीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। लखनऊ स्टेशन से ख़रीदा होगा तो उस खीरे के साथ ही जो वहाँ के खीरे बेचने वाले हैं वो ज़ीरा और पिसी हुई मिर्च को भी साथ में दे देते हैं पुड़िया बनाकर। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरों की फाँकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी गुरक दी। पहले फाँकें काटी गई, तुमने देखा, तौलिए पर सजा दी गई और उसके बाद जीरा मिला नमक और लाल मिर्च उस पर गुरक दी गई। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। जैसे तुम्हें लगता है ना, जब बहुत अच्छी चीज़ हमारे सामने होती है, मम्मा बहुत डिलीशियस चीज़ बनाती है, हमारी पसंद की चीज़ बनाती है, और जब तक डाइनिंग टेबल पे वो सर्व की जाती है हमारी प्लेट तक, तब तक हमारे मुंह में पानी आने लगता है ना। बिल्कुल यही हाल नवाब साहब का था कि जब तक उन्होंने खीरे काटे, उस पर ज़ीरा नमक और मिर्च बुरका, तब तक उनकी जो भाव भंगिमा थी, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो, और जो जबड़े जो मुंह ऐसा चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि उनका जो मुंह है वो खीरे के रसा स्वादन मतलब खीरे के स्वाद की कल्पना से ही प्लावित हो रहा है, मतलब मुंह में पानी भरता चला जा रहा है उनके मुंह पर। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में हम अपनी असलियत पर उतर आए हैं। लेखक मन ही मन सोच रहे थे कि मियाँ मतलब ये जो सामने सज्जन हैं ये बहुत रईस बनते हैं, बहुत धनी बन रहे हैं, नवाब भी दिखा रहे हैं, लेकिन लोग किस तरह से उनको देख रहे हैं, लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। वो लोगों की नज़र से बच नहीं पा रहे हैं, अपनी असलियत पर उतर आए हैं। मतलब जो मुंह में पानी भर रहा है वो उनकी असलियत को बयां कर रहा है कि साधारण चीज़ें भी उनको स्वादिष्ट लगती हैं, उनको स्वाद दे सकती हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। जब सजा लिए खीरे, भाव भंगिमा और उनका मुंह चलता देखकर लेखक को समझ में आ रहा था कि किस तरह से केवल स्वाद की कल्पना मात्र से ही नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा है। फिर भी देखो उन्होंने फॉर्मेलिटी अदा करने में वो पीछे नहीं रहे, उन्होंने फिर से लेखक से पूछा, वल्लाह शौक़ कीजिए। उनका शौक़ कीजिए मतलब लीजिए खाइए, लखनऊ का बालम खीरा है।
कोई खीरे की विशेष प्रजाति होगी, बालम खीरा कहा जाता होगा। तो कह रहे हैं उसकी बता रहे हैं, स्पेसिफिक नस्ल बता रहे हैं कि इसको खाना अच्छा रहेगा, बहुत स्वादिष्ट है क्योंकि लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। लेखक कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से उन्होंने करीने से खीरे सजाए, उस पर नमक मिर्च बुरका, ज़ीरा बुरका। तो जो खीरा जो था उस पनियाती फाँक मतलब जो एक एक पीस काटा गया खीरे का, और पनियाती मतलब नमक डाल दो तो थोड़ा सा पानी छोड़ने लगता है। तो कह रहे हैं कि उसको देखकर मन तो बहुत हो रहा था मेरा भी खाने का, लेखक अपने विषय में कह रहे हैं, लेकिन अब पहले से इनकार कर चुके थे। जब नवाब साहब ने पहले पूछा था तो आत्मसम्मान के विरुद्ध दोबारा कैसे उस चीज़ को उठा लेते। तो आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक़ फरमाए। अब आत्म सीधे मना भी नहीं कर सकते थे कि हम नहीं खाएंगे, मन भी कर रहा था अंदर से खाने का, सेल्फ़ रिस्पेक्ट को भी कायम रखना था। तो क्या कहा, अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कायम रखते हुए कि धन्यवाद, अभी इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मतलब इस समय मन नहीं हो रहा है खाने का, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा मतलब लीवर, कि मेरा लीवर भी थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि ये कहा जाता है ना खीरा जो है लीवर पर जोर डालता है, इंडाइजेशन करता है। तो कह रहे हैं कि लीवर भी मेरा ज़रा कमज़ोर है, आप ही इसका शौक़ फरमाएं, मतलब आप ही इसको खाएं। तो आज के क्लास में इतना ही। इसका जितना भी पार्ट बचा हुआ है इस चैप्टर का, प्लस क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, वी विल डिस्कस इट नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।